स्वागत है आप सभी का समाजशास्त्र की इस नई वीडियो लेक्चर क्लास में। ये आत्महत्या पार्ट 2 है, जिसमें कि हम बात करेंगे आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में, थियरीज ऑफ सुसाइड के बारे में। पार्ट 1 में हमने जाना था कि आत्महत्या का अर्थ क्या होता है और आत्महत्या की प्रकृति कैसी होती है। पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं थियरीज ऑफ सुसाइड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है, यह प्रश्न सदैव से एक जिज्ञासा बना रहा है। आत्महत्या के कारणों को स्पष्ट करने में विभिन्न सिद्धांतों की प्रामाणिकता में इसलिए कम विश्वास किया जाता है कि इन सिद्धांतों में अनुभव सिद्ध तथ्यों का पूर्णतया अभाव है। अब इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा। एम्पिरिकल ये जो फैक्ट्स होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ अगर आप एक्सपीरियंस नहीं कर किए हैं तब तक आप उस पर कितने भी कल्पनाएं कर लें, कितने भी नए नए विचार विकसित कर लें, उसका कोई मतलब नहीं है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है। आगे देखेंगे। जो व्यक्ति वास्तव में आत्महत्या कर चुका है, उसकी मनोवृत्तियों, भावनाओं और परिस्थितियों को कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। ये समस्या की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरी ओर जो व्यक्ति आत्महत्या के प्रयास में विफल हो जाने के कारण बच जाते हैं, उनकी भावनाओं के आधार पर आत्महत्या का कोई वस्तुनिष्ठ सिद्धांत बना सकना बहुत कठिन है। इसके पश्चात भी यह सच है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य भी है और व्यक्तिगत घटना भी, दोनों एक साथ है, ठीक है। एक व्यक्तिगत घटना के रूप में आत्महत्या की विवेचना अनेक मनोवैज्ञानिक आधारों पर की जाती रही है, जबकि सामाजिक तथ्य के रूप में आत्महत्या का विश्लेषण समाजशास्त्रीय सिद्धांतों द्वारा किया जाता है। इन दोनों मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रकृति को अग्रांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। अब पहले हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल थियरी क्या है सुसाइड के बारे में, यानी कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे 3 नाम है इसमें, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिनके विचार हैं वो है फ्रायड के, सिगमंड फ्रायड के विचार, ठीक है। मनोवैज्ञानिक आधार पर आत्महत्या को एक वैयक्तिक घटना मानकर, यानी कि इंडिविजुअल इंसिडेंट इसको मानते हैं, इसका विश्लेषण वैयक्तिक मनोवृत्तियों तथा प्रेरणाओं के आधार पर किया गया है। इसके अंतर्गत फ्रायड यानी कि सिगमंड फ्रायड, मैनिंजर, जिलबुर्ग तथा फेलरेट के विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं। थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ इन सभी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि व्यक्ति की मानसिक तथा संवेगात्मक अस्थिरता ही आत्महत्या का सर्वप्रमुख कारण है, ठीक है। अब आइए पहले हम बात करते हैं फ्रायड के बारे में। फ्रायड ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य के सभी व्यवहारों को उसकी 2 परस्पर विरोधी इच्छाओं के आधार पर समझा जा सकता है। ये इच्छाएं हैं, पहला जीवित रहने की इच्छा, विश टू लिव, दूसरा है मरने की इच्छा, विश टू डाई। व्यक्ति आत्महत्या तभी करता है जब मृत्यु की इच्छा जीवित रहने की इच्छा पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के मन में मरने का विचार जीवित रहने की तुलना में हावी हो जाए, यानी उसको ये लगे कि अब मर जाना ही बेहतर है, जीने से अच्छा तो मर जाना है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। यह प्रभुत्व कैसे स्थापित होता है, इसे स्पष्ट करते हुए फ्रायड का कथन है कि बहुत से व्यक्तियों में किसी दूसरे के प्रति शत्रुता अथवा बदले की भावना होती है। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रु को मारना चाहता है, लेकिन अनेक नियंत्रणों के कारण वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप कभी कभी वह मारने की इच्छा से अपना तादात्म्यीकरण, आइडेंटिफिकेशन करना आरंभ कर देता है। इससे उसमें स्वयं मरने की इच्छा प्रबल हो जाती है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। तो ये थे फ्रायड के विचार। अब आगे हम देखते हैं कार्ल मैनिंजर के अनुसार। कार्ल मैनिंजर ने फ्रायड के विश्लेषण में दी गई मरने की इच्छा को अधिक स्पष्ट करने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित करके आत्महत्या की विवेचना की है। मैनिंजर के अनुसार व्यक्ति में मरने की इच्छा 3 रूपों में क्रियाशील होकर आत्महत्या की प्रेरणा देती है। पहला मारने की इच्छा, दूसरा स्वयं मारे जाने की इच्छा, तीसरा मृत्यु की इच्छा। इसका तात्पर्य है कि जब व्यक्ति न तो अपनी मारने की इच्छा को पूरा कर पाता है और न ही मृत्यु उसका वर्ण करती है, तो अपने जीवन को स्वयं समाप्त कर देने से ही व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है। अगला जो विचार है वो है
जिलबुर्ग का, ये भी देख लेते हैं हम। जिलबुर्ग ने यह विचार प्रतिपादित किया कि आत्महत्या वही व्यक्ति करता है जो तीव्र आक्रमणकारी उत्तेजनाओं का शिकार होता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक दबाव के कारण अपनी उत्तेजना को अभिव्यक्त नहीं कर पाता और न ही उत्तेजना के प्रभाव से बच पाता है। यानी कि सामाजिक जो दबाव व्यक्ति के ऊपर लगातार पड़ते रहते हैं, उसको अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो अंदर ही अंदर एक प्रकार से आप जैसे समझिए कि बिल्कुल वो बौखलाया रहता है, एकदम परेशान हुआ रहता है, ठीक है। और उसका जो अल्टीमेट उसको जो समझ में आता है वो सुसाइड के रूप में ही समझ में आता है उसको, ठीक है। इस दशा में वह स्वयं को ही लक्ष्य बनाकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। फेलरेट ने आत्महत्या को मोनोमेनिया जैसी मानसिक दशा के आधार पर स्पष्ट किया है। अब मोनोमेनिया क्या होती है ये भी समझ लीजिए। मोनोमेनिया की दशा में उद्वेग इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त हो जाती है। इसी दशा में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इन विचारों के अतिरिक्त विलियम्स ने भय, घृणा, वैमनस्य, अपर्याप्तता तथा अपराध भावना की अधिकता को आत्महत्या के कारणों के रूप में स्पष्ट किया है। तो ये था आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि आत्महत्या के समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या कहते हैं, यानी कि सोशियोलॉजिकल थियरीज क्या हैं अबाउट सुसाइड। आइए देखते हैं। देखिए, समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत दिए गए हैं सुसाइड से रिलेटेड, उसमें इमाइल डर्कहाइम का जो योगदान है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। इन्होंने आगे चलकर 3 प्रकार बताए हैं कि 3 तरह से आदमी आत्महत्या करता है। पहला होता है ईगोइस्टिक, दूसरा होता है अल्ट्रुइस्टिक, तीसरा होता है एनोमिक, ठीक है। आगे हम बात करेंगे उसकी। फिलहाल आइए हम देखते हैं यहाँ पर। समाजशास्त्री विचारधारा के अनुसार आत्महत्या का वास्तविक कारण व्यक्ति पर समाज का एक विशेष प्रकार का दबाव है। व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्तियां अथवा उद्वेगों की अधिकता नहीं, ठीक है। तो अब आइए हम बात करते हैं इमाइल डर्कहाइम का सिद्धांत क्या है। कई इनको दुर्खीम कहते हैं, कोई डर्कहाइम कहता है, तो जो भी कह लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो थियरी ऑफ इमाइल डर्कहाइम। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, एक सोशल फैक्ट है, ठीक है। इस दृष्टिकोण से आत्महत्या की व्याख्या सामाजिक दशाओं के संदर्भ में ही की जा सकती है, मानसिक दशाओं के द्वारा नहीं। अभी हमने देखा था कि वो मानसिक दशाओं के आधार पर साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर रही थी सुसाइड को, लेकिन यहाँ पर हम सामाजिक दशाओं के संदर्भ में बात करेंगे। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अपने समूह की सामूहिक चेतना के अधीन होता है। सामूहिक चेतना का मतलब क्या है, यानी कि जो ग्रुप डिसाइड करेगा, जो सोसाइटी जिस तरीके से डिसाइड करेगी, व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस तरह से जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, ठीक है। व्यक्ति इस चेतना के अधीन रहकर सामूहिक विचारों तथा भावनाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य होता है। उसके ऊपर दबाव होता है, किसका? समाज का, लोगों का, ठीक है। यह सामूहिक चेतना कभी स्वस्थ होती है तो कभी व्यक्ति पर अस्वस्थ दबाव डालती है। आत्महत्या व्यक्ति पर समूह के अस्वस्थ दबाव का ही परिणाम है, ऐसा दुर्खीम का मानना है, ठीक है। व्यक्ति पर समूह का अस्वस्थ दबाव 2 रूपों में स्पष्ट होता है। पहला किस रूप में होता है? पहला होता है कि समूह के नियंत्रण में ह्रास। दूसरा, व्यक्ति पर समूह का आवश्यकता से अधिक नियंत्रण। इस प्रकार दुर्खीम ने सभी प्रकार की आत्महत्याओं को 3 प्रमुख भागों में विभाजित करके अग्र प्रकार स्पष्ट किया। अब आइए हम देखते हैं वो 3 कौन कौन से प्रकार हैं, एक एक करके हम उनकी बात करते हैं। तो पहला जो प्रकार बताया इन्होंने, वो बताया अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड। अब ये क्या है, इसके बारे में आइए हम देखते हैं। यह आत्महत्या एक ऐसी सामाजिक स्थिति का परिणाम है जिसमें समूह के नियंत्रण में अत्यधिक कमी हो जाने के कारण व्यक्ति और समूह का पारस्परिक संबंध इतना ढीला अथवा कमजोर हो जाता है कि व्यक्ति अपने को उपेक्षित समझने लगता है, ठीक है। दुर्खीम ने पश्चिमी समाजों का उदाहरण देते हुए बताया है कि यहाँ व्यक्तिवाद में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप अधिकांश व्यक्ति अपने निजी सुखों और स्वार्थों को इतना महत्व देने लगे हैं कि इससे पारस्परिक त्याग, प्रेम और सहानुभूति के गुण समाप्त होते जा रहे हैं। यह स्थिति व्यक्ति के अहम के लिए अत्यधिक अपमानजनक होती है। वह न केवल स्वयं को अपरिचित तथा परित्यक्त महसूस करता है,
बल्कि कभी कभी अपने जीवन को अनुपयोगी भी समझने लगता है। आत्महत्या इसी स्थिति का स्वाभाविक परिणाम है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक संपर्क में कमी, संबंधों में औपचारिकता का मतलब जब दिखावे का संबंध हो जाए, यानी कि आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ना करें, आप अपने फायदे के लिए सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। जहां आपको अपना फायदा नहीं दिख रहा है, आप दूर हट जा रहे हैं, आप परिस्थितियों से समझौता कर ले रहे हैं, एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कमी होती है, इसके चलते काफ़ी ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को इग्नोर्ड महसूस करने लगता है, जब समाज एक व्यक्ति को बिल्कुल दरकिनार कर देता है, जब परिवार से व्यक्ति को कोई लगाव नहीं रह जाता, लोग उसका मतलब ख्याल नहीं करते। ठीक है, परिवार में गंभीर उपेक्षा तथा सामाजिक नियंत्रण में ह्रास अहमवादी आत्महत्या के प्रमुख कारण है। दूसरा जो इन्होंने प्रकार बताया है वो इन्होंने बताया है परार्थवादी आत्महत्या, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रिस्टिक सुसाइड। ठीक है, कुछ समाजों अथवा विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति का अस्तित्व अपने समूह में इतना अधिक घुल मिल जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन की अपेक्षा अपने समूह को अधिक महत्वपूर्ण समझने लगता है। ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति यदि यह अनुभव करने लगता है कि उसके बलिदान से उसके समूह की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति की रक्षा होगी अथवा समूह अधिक संगठित बन सकेगा, तो व्यक्ति अक्सर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। यही परार्थवादी आत्महत्या है, यानी समाज के लिए व्यक्ति अपना बलिदान करने को तैयार हो जाए, परिवार के लिए व्यक्ति अपना जीवन न्यौछावर करने को तैयार हो जाए। ठीक है, उदाहरण के लिए जापान में हाराकीरी का प्रचलन, भारत में जौहर की प्रथा अथवा एक प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका के हित को ध्यान में रखते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर देना इसी श्रेणी की आत्महत्याएं हैं। समूह का रूप जितना छोटा, अनौपचारिक तथा त्यागपूर्ण संबंधों से युक्त होता है, वहां इस श्रेणी की आत्महत्याएं उतनी ही अधिक होती हैं। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं कि तीसरा जो इन्होंने प्रकार बताया है विसंगतिपूर्ण आत्महत्याएं, एनोमिक सुसाइड, ये क्या होता है, इसके बारे में आइए देखते हैं। दुर्खीम ने स्वयं स्पष्ट किया कि जब किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों के फलस्वरूप सामाजिक संगठन तथा नैतिक संतुलन बिगड़ जाता है, एवं व्यक्ति बदली हुई दशाओं से सामंजस्य नहीं कर पाता, तो यह स्थिति विसंगति की दशा होती है। इस स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या को ही हम विसंगतिपूर्ण अथवा नियमहीनता से उत्पन्न आत्महत्या कहते हैं। व्यक्ति के अचानक दिवालिया हो जाने, प्राकृतिक विपत्तियों का सामना न कर पाने, ठीक है, ऋणों के बोझ को सहन न कर पाने, राजनीतिक उथल पुथल के कारण सत्ता हाथ से निकल जाने अथवा अचानक बहुत संपन्न हो जाने के कारण जो आत्महत्याएं होती हैं, वे विसंगतिपूर्ण आत्महत्या का उदाहरण है। समाज में विसंगति अथवा नियमहीनता के कारण अनेक व्यक्ति अपनी दशाओं से सामंजस्य स्थापित करने में पूर्णतया असफल हो जाते हैं और अक्सर आत्महत्या के द्वारा इस संकट से स्वयं को बचाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक घटना मानकर सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में ही आत्महत्या की प्रकृति तथा दर को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। अब इसके बाद आइए इसके बाद भी हमें दो और विद्वानों के विचारों के बारे में जानना है। आइए देख लेते हैं उनको भी। तो दूसरे हैं कैवन, थ्योरी ऑफ कैवन। कैवन ने, R.S. कैवन इनका नाम है, कैवन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सुसाइड में वैयक्तिक विघटन की तीव्रता के आधार पर आत्महत्या का विश्लेषण किया है। कैवन का विचार है कि समाज से अनुकूलन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न में व्यक्ति की कुछ समस्याएं तो हल हो जाती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण समस्याएं हल नहीं हो पाती हैं, उनके फलस्वरूप व्यक्ति में निराशा और नीरसता की दशा उत्पन्न होती है। इस निराशा को दूर करने के लिए व्यक्ति अक्सर मद्यपान करता है, कामुक बन जाता है, ठीक है, अपराधी व्यवहार करता है और कभी कभी वैयक्तिक विघटन के उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां वह आत्महत्या कर बैठता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की अपूर्णता तथा उनसे उत्पन्न आंतरिक संकट आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हैं, ऐसा कैवन का कहना है। ठीक है, इन आंतरिक संकटों को कैवन ने मुख्य रूप से 5 इच्छाओं से संबद्ध माना है। अस्पष्ट या अज्ञात इच्छा
पहला, दूसरा अस्पष्ट इच्छा, तीसरा विशेष इच्छा, चौथा है मानसिक संघर्ष, पांचवा है बाह्य परिस्थितियों द्वारा जीवन संगठन का भंग होना। इन परिस्थितियों के संदर्भ में आत्महत्या की स्थिति को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। सर्वप्रथम, अज्ञात इच्छा एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति यह समझ ही नहीं पाता कि उसके दुख अथवा निराशा का कारण क्या है। वह केवल अपने अंदर एक निराशा, घुटन और नीरसता को महसूस करता है। इस संकट में अधिक वृद्धि हो जाने पर उसे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगता है और इस प्रकार व्यक्ति अक्सर आत्महत्या कर बैठता है। अस्पष्ट इच्छा वह है जिसे व्यक्ति जागरूक रूप से अपने जीवन की एक अनिवार्य शर्त के रूप में देखता है, जैसे किसी प्रेमिका, पद, संतान अथवा आजीविका को पाने की इच्छा। ये व्यक्ति की स्पष्ट इच्छा की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसी इच्छा यदि संपूर्ण प्रयत्नों के बाद भी पूरी नहीं हो पाती तो व्यक्ति अपने जीवन को निरर्थक मानने लगता है, यूजलेस समझने लगता है व्यक्ति। विशेष इच्छा व्यक्ति के जीवन की किसी मौलिक आवश्यकता से संबंधित न होकर एक ऐसी सनक से संबंधित होती है जिसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति पागलपन के स्तर तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए, साधनों के अभाव में भी अत्यधिक मद्यपान, जुआ, घुड़दौड़ अथवा प्रेम की इच्छा इसी प्रकार की इच्छा है। ठीक है, यह इच्छा जब पूरी नहीं हो पाती तो व्यक्ति अक्सर आंतरिक तनावों के कारण आत्महत्या का सहारा लेना पसंद करता है। मानसिक संघर्ष एक ऐसा मानसिक द्वंद्व है जिसमें व्यक्ति दो विषम परिस्थितियों से स्वयं को इतना अधिक घिरा हुआ पाता है कि उसे आत्महत्या ही एक सरल समाधान प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी अनेक बाह्य परिस्थितियां भी व्यक्ति को इतने बड़े संकट में डाल देती हैं कि व्यक्ति उनका सामना नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। उदाहरण के लिए, बाढ़, लंबी बीमारी, किसी प्रियजन की मृत्यु अथवा आकस्मिक आर्थिक विपत्तियां इस प्रकार की दशाएं हैं जो कि व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए इंस्पायर करती हैं। ठीक है, अब एक और विद्वान लास्ट में बचे हैं, इनका भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हॉबवॉच इनका नाम है, थियरी ऑफ हॉबवॉच। हॉबवॉच ने नगरीय जीवन की वर्तमान विशेषताओं के आधार पर आत्महत्या का विश्लेषण किया है। आपका कथन है कि दुर्खीम ने आत्महत्या की विवेचना मुख्य रूप से धर्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर की है, जो प्रत्येक स्थिति में सही नहीं है। वास्तव में आत्महत्या का कारण सामाजिक दशाओं की वह संयुक्तता है, वह कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, यानी नेगेटिवली उसके ऊपर प्रभाव डालती है। इन दशाओं की संयुक्तता नगरीय जीवन के वर्तमान स्वरूप में अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नगरों में आत्महत्याएं अधिक होती हैं, बल्कि जिस स्थान की जनसंख्या में भी नगरीय विशेषताओं की अधिकता होती है वहां सामाजिक पृथकता बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण आत्महत्या की दर बढ़ने लगती है। इससे स्पष्ट होता है कि नगरीय विशेषताएं पृथकता अथवा औपचारिकता में वृद्धि करके आत्महत्या के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या हैं, आत्महत्या के जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत वो क्या कहते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि आत्महत्या के जो कारण है वो क्या हैं और आत्महत्या की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि आत्महत्या के कारण क्या क्या होते हैं, सामान्य कारण पर हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर हम समाज में होने वाली जो आत्महत्याएं हैं उनको कम से कम कर सकते हैं, यानी कि रोकथाम की बात हम करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।